हेलो फ्रेंड्स, किताबी कास्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीवायर योर माइंडसेट बाय ब्रायन कीन की बुक के बारे में। हमारी जिंदगी की जड़ें हमारे माइंडसेट में होती हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन उसी पर उसकी पूरी ताकत टिकी होती है, वैसे ही हमारा माइंडसेट यानी हमारी सोचने की आदतें और नजरिया हमारी पूरी लाइफ को संभालती है। अगर जड़ें ही कमजोर होंगी तो पेड़ तूफान में टिक नहीं पाएगा, चाहे ऊपर से कितना भी हरा भरा क्यों न लगे। उसी तरह अगर हमारी सोच डर, शक या बस जो चल रहा है ठीक है वाली एटीट्यूड से भरी हो, तो चाहे हम बाहर से कितने भी मोटिवेटेड दिखें, अंदर से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोचो, अगर सुबह उठते ही तुम्हारा पहला थॉट ये हो कि आज फिर वही बोरिंग काम करने हैं, तो उस दिन की एनर्जी वैसे ही लो शुरू हो जाती है। फिर चाहे तुम कुछ भी करो, वो एंथुजियाज्म और पर्पस नहीं आता। लेकिन अगर सुबह उठते ही तुम्हारा माइंडसेट हो कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, तो दिन की शुरुआत में ही एक्साइटमेंट भर जाती है। माइंडसेट डजंट जस्ट स्टे इन योर हेड, वो तुम्हारे एक्शन में उतरता है और फिर वही एक्शंस धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है या उनके साथ सही मौके नहीं आए, लेकिन असल में दिक्कत माइंडसेट की होती है। अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करता है तो सॉल्यूशन कभी दिखेगा ही नहीं, लेकिन अगर माइंडसेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो तो हर मुश्किल में भी रास्ता दिखने लगता है। माइंडसेट एक लेंस की तरह होता है। तुम दुनिया को जैसे देखते हो वैसा ही एक्सपीरियंस करते हो। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम किसी काम में फेल हो जाओगे, तो तुम पहले से ही उस डायरेक्शन में सोचने लगते हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टोन और डिसीजन मेकिंग उस डर के हिसाब से ऑपरेट करने लगती है। अब सोचो कि किसी इंसान का माइंडसेट है कि मुझसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो वो इंसान कोई नया अपॉर्चुनिटी देखेगा भी नहीं। उसे तो पहले से ही लगता है कि कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर माइंडसेट हो कि मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मैं अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो वो बंदा हर मौके को पकड़ने की कोशिश करेगा। उसका कॉन्फिडेंस और उसकी एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करेगी, यानी कि उसका माइंडसेट उसके लिए मैग्नेट का काम करेगा। कई बार हमारी माइंडसेट चाइल्डहुड से बनते हैं। जैसे घर में अगर बार बार ये सुनने को मिले कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, या सपने बड़े मत देखो, ज्यादा उम्मीद मत रखो, तो सबकॉन्शियसली वो बातें हमारी सोच में बस जाती हैं और फिर बड़ी उम्र में भी हम खुद को लिमिट करने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि माइंडसेट बदला जा सकता है। ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। इसे डेली अवेयरनेस और कॉन्शियस एफर्ट से शेप किया जा सकता है। अगर तुम दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करते हो, यानी कि जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल रहते हो, तो तुम्हारा माइंड पॉजिटिविटी के साथ भरता है। और जब माइंड पॉजिटिव रहता है, तब तुम खुद को ज्यादा केपेबल फील करते हो। माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपनी थिंकिंग पैटर्न्स पर ध्यान दो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मुझे तो हमेशा फेलियर ही मिलता है, तो खुद से पूछो कि क्या ये सच में हमेशा सही रहा है? क्या मैंने कभी कोई छोटी सक्सेस नहीं पाई? और तुम पाओगे कि कई बार हमारा दिमाग एग्जैजरेट करता है। सेल्फ डाउट एक ऐसी जड़ है जो धीरे धीरे पूरे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। अगर माइंडसेट बार बार तुम्हें ये बोले कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, तो तुम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हो। लेकिन जब माइंडसेट एम्पावरिंग होता है, जैसे मुझे सीखना है, मैं सीख सकता हूं, तो तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में यही फर्क है। फिक्स्ड माइंडसेट मानता है कि इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड है, जो है बस उतना ही है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट बिलीव करता है कि प्रैक्टिस, लर्निंग और एफर्ट से इंसान खुद को अपग्रेड कर सकता है। इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक कंफर्ट जोन वाला जहां सब फेमिलियर है लेकिन कोई ग्रोथ नहीं, और दूसरा चैलेंज वाला जहां डर भी है लेकिन मौका भी। अब तुम किस माइंडसेट से चुनोगे? अगर तुम्हारा माइंडसेट डर से भरा है तो तुम पहले रास्ते को चुनोगे। चलो, जो चल रहा है वही ठीक है। लेकिन माइंडसेट स्ट्रांग है तो तुम कहोगे मुझे रिस्क लेना है, क्योंकि बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं आता। और ऐसे ही माइंडसेट तुम्हें वहां तक ले जाता है जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लाइफ में जो कुछ भी हमारे बाहर हो रहा है, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वो सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट से कनेक्टेड होता है। अगर माइंडसेट नेगेटिव है तो हम हर बात में कमी ढूंढते हैं, हर रिश्ते में शक करते हैं, हर काम में डाउट रखते हैं। लेकिन पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर चीज में एक लेसन देखता है। वो फेलियर को भी फीडबैक मानता है और रिजेक्शन को रीडायरेक्शन की तरह लेता है।
माइंडसेट को सही करने का एक और तरीका है अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर बात में कंप्लेन करते हैं, डरते हैं या रिस्क नहीं लेते, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों से जुड़ते हो जो इंस्पायर्ड हैं, जो हर चीज़ में पॉसिबिलिटी देखते हैं, तो तुम भी वैसे ही बनने लगते हो। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हमारे आसपास के 5 लोगों का असर हमारी सोच पर सीधा पड़ता है। हर दिन अपने माइंड को नरिश करना जरूरी है, जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वैसे ही माइंडसेट के लिए सही थॉट्स और हैबिट्स जरूरी हैं। पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, अच्छे पॉडकास्ट सुनो और सबसे जरूरी अपने आप से पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करो। सेल्फ टॉक को अंडर एस्टिमेट मत करो। जो बातें तुम खुद से बोलते हो वही सबसे गहरी असर डालती हैं। तो अगर तुम अपने अंदर रूटेड माइंडसेट को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अवेयरनेस लाओ। नोटिस करो कि तुम कैसे सोचते हो, फिर कॉन्शियसली अपने वर्ड्स और बिलीव्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करो। डर को रिकॉग्नाइज करो लेकिन उसे डोमिनेट मत करने दो। डाउट को ऑब्जर्व करो लेकिन उसे डिसाइड मत करने दो। माइंडसेट की ताकत इतनी है कि अगर तुम उसे सही दिशा में लगाओ तो एवरेज टैलेंट के साथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हो, और अगर माइंडसेट गलत दिशा में जाए तो हाई टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है। इसलिए अपने अंदर की उस इनविजिबल जड़ को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू करो, सही सोच के साथ, सही एनर्जी के साथ, और फिर देखो कैसे तुम्हारी लाइफ भी अंदर से मजबूत और बाहर से चमकदार बनती चली जाएगी। माइंडसेट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक एवरीडे प्रैक्टिस है। तुम्हें खुद से कमिटमेंट करना होगा कि हर दिन मैं अपने सोचने के तरीके को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा, और यकीन मानो जब माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है तो जिंदगी में आने वाली सबसे बड़ी आंधियां भी तुम्हें नहीं हिला पाती। तुम रूटेड रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो और साथ ही ऊंचाई की ओर भी बढ़ते रहते हो। यही माइंडसेट की असली पावर है। रेडिकल ओनरशिप, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी। हम में से ज्यादातर लोग जब अपनी जिंदगी में कोई परेशानी या रुकावट महसूस करते हैं तो सबसे पहले बाहर किसी वजह को जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी हालात को, कभी दूसरों को, कभी अपनी किस्मत को। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे सही मौके नहीं मिले, या लोग मुझे समझते ही नहीं हैं। ये सब बातें सुनने में सच्ची लगती हैं, लेकिन यही सोच हमें अपनी जगह पर रोक देती है। ब्रायन कीन की किताब हमें सीधा और सच्चा मैसेज देती है। अगर जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले खुद की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। रेडिकल ओनरशिप का मतलब है नो ब्लेमिंग, नो एक्सक्यूजेज, सिर्फ एक्शन और अकाउंटेबिलिटी। जब तुम रेडिकल ओनरशिप लेते हो तो तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके लिए अल्टीमेटली तुम खुद जिम्मेदार हो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम गलत हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब उस गलत के बाद तुम्हारा अगला कदम क्या होगा वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारे डेली हैबिट्स और तुम्हारी फ्यूचर विजन को कोई और नहीं चला रहा, सिर्फ तुम। मान लो किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया या फिर तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया। तुम चाहो तो उस इंसान या सिचुएशन को ब्लेम कर सकते हो, सालों तक उसी फ्रस्ट्रेशन में रह सकते हो। लेकिन अगर तुम रेडिकल ओनरशिप लेते हो तो तुम खुद से ये सवाल पूछते हो कि अब मुझे क्या करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है, मैं इस पेन को कैसे पावर में बदल सकता हूं। यही सवाल तुम्हारी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देते हैं। ओनरशिप लेने का मतलब है खुद की थिंकिंग पर पूरा कंट्रोल लेना। बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनके इमोशंस अनकंट्रोलेबल हैं। मैं गुस्सैल हूं, मुझे तो वैसे ही एंजाइटी रहती है, मैं चीज़ों को बहुत पर्सनली लेता हूं। ये सब एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। लेकिन जब तुम ओनरशिप लेते हो तो तुम मानते हो कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम प्रैक्टिस करते हो शांत रहना, क्लैरिटी से सोचना और सोच समझकर डिसीजंस लेना। हर दिन हम छोटे छोटे चॉइसेस लेते हैं, सुबह जल्दी उठना या स्नूज करना, हेल्दी खाना या जंक खाना, काम पर फोकस करना या डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट करना। ये छोटी चॉइसेस ही हमारी जिंदगी की बड़ी पिक्चर बनाती हैं। रेडिकल ओनरशिप का मतलब है कि तुम हर एक चॉइस को कॉन्शियसली लेने लगते हो। तुम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते बल्कि हैबिट बनाते हो। बहुत से लोग अपने पास्ट को अपनी प्रेजेंट डिसीजंस पर हावी हो जाने देते हैं कि मेरे साथ पहले ये हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं। लेकिन रेडिकल ओनरशिप कहती है कि भले ही तुम्हारा पास्ट जैसा भी रहा हो, तुम्हारा फ्यूचर अभी तुम्हारे हाथ में है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि अब से तुम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो। तुम अपने पेन को अपने पैशन में बदल सकते हो। तुम्हारी कहानी का अगला चैप्टर तुम्हारे एक्शन से लिखा जाएगा, ना कि तुम्हारे पास्ट से। ओनरशिप लेने का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को क्लियरली समझना। बहुत बार हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है,
लेकिन सच तो यह है कि हम टाइम नहीं बनाते क्योंकि वो काम हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। जब तुम रेडिकल ओनरशिप अडॉप्ट करते हो तो तुम एक्सक्यूजेस से निकलकर ट्रूथ को फेस करते हो कि अगर ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं इसके लिए टाइम बनाऊंगा। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ने लगती है। रेडिकल ओनरशिप तुम्हें एम्पावर करता है। जब तुम समझते हो कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, तुम्हें ही अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो तुम मजबूत बनने लगते हो। तुम छोटी बातों से अपसेट होना छोड़ देते हो क्योंकि अब तुम विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन चुके हो। अब तुम्हारा ध्यान प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि सल्यूशन पर होता है। ये ओनरशिप रिलेशनशिप्स में भी उतनी ही जरूरी है। अगर कोई रिश्ता खराब हो रहा है तो ब्लेमिंग से कुछ नहीं बदलता। ओनरशिप का मतलब है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, कम्युनिकेशन बेटर करना और ये देखना कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब दोनों लोग ओनरशिप लेते हैं तभी रिलेशनशिप ग्रो करता है। ब्रायन कीन ये भी बताते हैं कि रेडिकल ओनरशिप लेना आसान नहीं होता, लेकिन यही असली फ्रीडम देता है। जब तुम खुद के एक्शंस, थॉट्स और गोल्स की जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हें किसी के सामने जस्टिफाई नहीं करना पड़ता। तुम अपने फैसलों के मालिक बन जाते हो और ये सेंस ऑफ कंट्रोल तुम्हें स्टेबिलिटी और क्लैरिटी देता है। एक और पावरफुल एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म विजन की ओनरशिप लेना। बहुत से लोग सिर्फ डेली सर्वाइवल में उलझे रहते हैं कि आज क्या करना है, आज क्या पहनना है, आज क्या खाना है। लेकिन रेडिकल ओनरशिप का मतलब है कि तुम अपने 5 साल, 10 साल बाद की पिक्चर भी देख रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं कौन बनना चाहता हूं, मुझे क्या लेगेसी छोड़नी है, और फिर तुम अपनी डेली एक्शंस को उसी विजन से अलाइन करते हो। बहुत बार हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर खुद को सेफ समझते हैं, लेकिन रेडिकल ओनरशिप का एक मतलब यह भी है कि तुम डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है जब तुम टफ कॉन्वर्सेशंस फेस करते हो, जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म प्लेजर, जब तुम हार्ड ट्रूथ से भागते नहीं हो, तब तुम एक पावरफुल इंसान बनते हो। ये जर्नी एक दिन में पूरी नहीं होती। ओनरशिप लेना एक हैबिट है जो प्रैक्टिस से बिल्ड होती है। जब तुम रोज अपने चॉइसेस पर ध्यान देने लगते हो, जब तुम एक्सक्यूजेस के बजाय एक्शंस पर फोकस करते हो, जब तुम ब्लेम करने के बजाय रिफ्लेक्ट करते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी और मोमेंटम आता है। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, जब कोई सेटबैक आए, जब चीजें तुम्हारे फेवर में न जाए, तो पॉज करना और खुद से पूछना कि मैं इसमें क्या जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। और जैसे जैसे तुम इन सवालों के जवाब देने लगोगे, वैसे वैसे तुम अपने आप को एक नए पावरफुल वर्जन में देखना शुरू करोगे। ओनरशिप एक बार का डिसीजन नहीं है, ये रोज का कमिटमेंट है। हर सुबह उठकर खुद से कहना कि मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं खुद को अपग्रेड करूंगा और एक ऐसी जिंदगी बनाऊंगा जिस पर मुझे गर्व हो। और जब तुम इस माइंडसेट से जीने लगोगे तो कोई भी सेटबैक तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम हर बार वापस खड़े हो जाओगे और स्ट्रॉन्गर बनकर उभरोगे। यही रेडिकल ओनरशिप का असली मतलब है, अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथ में छोड़ने के बजाय खुद उसका ड्राइवर बन जाना। सेल्फ अवेयरनेस, अंदर से बदलाव की शुरुआत। जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक हम खुद को ठीक से पहचान नहीं लेते। खुद को जानना, समझना और अपनी सोच को ऑब्जर्व करना ही असली सेल्फ अवेयरनेस होती है। ये कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं होती, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आती है। जब हम अपने थॉट पैटर्न्स को नोटिस करना शुरू करते हैं, खासकर वो जो हमें अंदर से कमजोर करते हैं, तब ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू होती है। हम में से कई लोग अपनी लाइफ में स्टक फील करते हैं, ना कुछ नया करने का मन होता है, ना पुराने में सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि शायद बाहर कुछ बदलने से सब ठीक हो जाएगा, जैसे जॉब चेंज करना, लोकेशन बदलना या लोगों से दूरी बनाना। लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है और उसका पहला कदम होता है खुद को देखना बिना जजमेंट के। मान लो कि कोई इंसान बार बार ये सोचता है कि मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या फिर मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक पैटर्न है, और अगर उसे ये पैटर्न दिखाई ही नहीं देगा तो वो कभी उसे ब्रेक भी नहीं कर पाएगा। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी इन ऑटोमेटिक थॉट्स को पकड़ना। जब कोई सिचुएशन आती है और तुम्हारा माइंड बिना सोचे एक नेगेटिव बिलीफ पर पहुंच जाता है, जैसे मुझसे नहीं होगा, तो सेल्फ अवेयरनेस वही है जो तुम्हें उस मोमेंट में रोकती है और पूछती है कि क्यों नहीं होगा, ये सोच कहां से आ रही है। ये पहचानना कि हमारी बहुत सी सोच सिर्फ पुराने अनुभवों या दूसरों की बातों का असर है, एक पावरफुल रियलाइजेशन होता है। कई बार बचपन में सुनी हुई बातें जैसे तुमसे तो कुछ ढंग का नहीं होगा हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, और फिर बड़े होकर जब हम कोई नया काम करना चाहते हैं तो वही पुरानी बिलीफ हमारे कॉन्फिडेंस को सबोटाज कर देती है। सेल्फ अवेयरनेस इन हिडन बिलीफ्स को सरफेस पर लाती है। अब सवाल आता है, इसे डेवलप कैसे किया जाए। सबसे पहला टूल है जर्नलिंग।
जब तुम रोज थोड़ा समय लेकर अपने थॉट्स को लिखते हो तो बहुत सी ऐसी बातें सामने आती हैं जो माइंड में होते हुए भी तुम्हें दिखती नहीं थी। जैसे आज मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ, मैं बार बार कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद को किस बात के लिए ब्लेम करता हूँ। ऐसे सवालों से तुम अपने माइंड की गहराई में झांकने लगते हो। दूसरा तरीका है मेडिटेशन। ये कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं है जब तक तुम उसे कॉम्प्लिकेट ना बनाओ। बस 10 मिनट बैठकर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना और जब भी कोई थॉट आए उसे ऑब्जर्व करना और वापस सांस पर ध्यान लाना। इससे धीरे धीरे तुम्हें अपने थॉट्स को पकड़ना आने लगता है। मेडिटेशन सिखाता है कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम उन्हें देख सकते हो, इसलिए तुम उनसे अलग हो। तीसरा तरीका है ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन। इसका मतलब होता है कि दिन के आखिर में खुद से एक ईमानदार बातचीत करना। जैसे आज मैंने किस बात पर ओवर रिएक्ट किया, आज मैंने खुद को किस बात के लिए जज किया, क्या आज मेरा बिहेवियर किसी पुराने दर्द से इन्फ्लुएंस हुआ। जब हम खुद से इस तरह के सवाल पूछते हैं तो ट्रूथ सामने आता है और जब सच दिखता है तभी बदलाव की शुरुआत होती है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई फैंसी वर्ड नहीं है। इसका मतलब है खुद में ऐसा बदलाव लाना जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से हो। लेकिन वो बदलाव तब तक टिकाऊ नहीं होता जब तक वो अवेयरनेस से नहीं आया हो। सोचो, अगर किसी ने सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखकर अगले दिन से 5 बजे उठना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो वो हैबिट ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की बिलीफ अभी भी वही पुरानी है। लेकिन अगर वो पहले अपने अंदर की उस लिमिटिंग बिलीफ को पहचाने और कहे कि शायद मैं अब तक डिसिप्लिन नहीं था लेकिन मैं बदल सकता हूं, तो उस अवेयरनेस से नया बिहेवियर पैदा होगा जो लंबे समय तक टिक सकता है। सेल्फ अवेयरनेस हमें खुद की स्टोरी रीराइट करने का मौका देती है। पहले जो भी हम मानते थे, मैं शाय हूं, मैं लेजी हूं, मैं अनलकी हूं, वो सब सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस की इंटरप्रिटेशन थी। लेकिन जब तुम अवेयरनेस के साथ सोचते हो तो खुद से कहते हो, क्या सच में मैं ऐसा हूं या मैंने ये सिर्फ मान लिया है? यही सवाल अंदर की जंजीरें तोड़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस अनकंफर्टेबल भी हो सकती है। जब हमें दिखता है कि हमारी कुछ हैबिट्स हमें नुकसान पहुंचा रही हैं या हम बार बार उन्हीं टॉक्सिक पैटर्न्स में फंसते हैं, तो शुरू में गिल्ट आता है। लेकिन ये गिल्ट हमेशा नेगेटिव में ही होता। अगर उसे ठीक से हैंडल किया जाए तो वो चेंज के लिए फ्यूल बन सकता है। बस जरूरी है कि हम खुद को जज न करें बल्कि कंपैशन के साथ समझें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अवेयरनेस से क्या होगा, काम तो करना पड़ता है ना। हाँ, एक्शन जरूरी है, लेकिन एक्शन से पहले क्लैरिटी चाहिए और क्लैरिटी अवेयरनेस से आती है। जब तुम क्लियर हो कि तुम्हें कौन से बिलीफ से छुटकारा पाना है, कौन से इमोशंस बार बार तुम्हें नीचे गिराते हैं और कौन से रिएक्शन सिर्फ पुरानी कंडीशनिंग का हिस्सा है, तभी तुम उन्हें धीरे धीरे रिलीज कर सकते हो। एक और बात जो अवेयरनेस में बहुत मदद करती है वो है ट्रिगर्स को पहचानना। जब भी तुम किसी बात पर डिस्प्रोपोर्शनेटली रिएक्ट करते हो, जैसे छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आना या रिजेक्शन से बहुत हर्ट फील करना, तो वहां कुछ दबा हुआ बिलीफ होता है। अवेयरनेस से तुम समझ पाते हो कि ट्रिगर सिर्फ बहाना है, असली रीजन अंदर कहीं और है। और जब तुम उस रूट रीजन को हील करते हो तब बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझना। अगर तुम उदास हो तो खुद से पूछो, मैं किस बात से हर्ट हुआ हूं? क्या मैं किसी चीज को लेकर इनसिक्योर फील कर रहा हूं? जब तुम इमोशन को नेम कर पाते हो तो वो तुम्हारे ऊपर से पावर खो देता है। वरना हम इमोशन से कंट्रोल हो जाते हैं और रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। जिंदगी में जो भी मीनिंगफुल चेंज आता है वो अवेयरनेस से ही आता है, चाहे वो वेट लॉस हो, रिलेशनशिप हीलिंग हो या करियर ग्रोथ। जब तक तुम खुद से कनेक्टेड नहीं हो तुम बस बाहर की चीजें मैनेज करते रहोगे। लेकिन जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो तुम खुद के साथ अलाइंड एक्शंस लेना शुरू करते हो। तब तुम रिएक्ट नहीं करते, रेस्पॉन्ड करते हो। और यही इंटरनल शिफ्ट तुम्हें धीरे धीरे बाहर के रिजल्ट्स भी देता है। सेल्फ अवेयरनेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कभी कभी तुम खुद को बहुत अवेयर समझते हो, लेकिन फिर कोई नया लेयर सामने आता है और लगता है कि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। लेकिन यही प्रोसेस ब्यूटीफुल है। खुद को हर दिन थोड़ा और डीपली जानना, थोड़ा और लविंगली एक्सेप्ट करना। तो अगर तुम सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, एक ऐसा बदलाव जो टेम्पररी नहीं परमानेंटली हो, तो सबसे पहले अपने अंदर की आवाज सुनो। वो आवाज जो तुमसे सॉफ्टली पूछती है, तुम कौन हो, तुम क्या मानते हो, क्या वो बिलीव सच में तुम्हारे अपने हैं? और जब तुम उन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हो तब तुम खुद को बदलना नहीं, खुद को पाना शुरू करते हो। यही सेल्फ अवेयरनेस है और यही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला और सबसे जरूरी कदम। मोटिवेशन इज अनरिलायबल, स्ट्रक्चर विंस। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए हमें पहले मोटिवेशन चाहिए होता है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, एनर्जेटिक स्पीचेस, ये सब देखकर कुछ देर के लिए जोश जरूर आता है, लेकिन वो जोश ज्यादा देर टिकता नहीं है।
सुबह एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर जिम जाने का मूड बनता है, लेकिन अगले दिन जब नींद आ रही होती है या मौसम सुस्त होता है तो वही मोटिवेशन गायब हो जाता है। यहीं पर असली ट्रुथ सामने आता है। मोटिवेशन पर भरोसा करना एक बहुत ही अनरिलायबल तरीका है किसी गोल तक पहुंचने का। और इसी वजह से बुक का ये मैसेज बहुत प्रैक्टिकल और रियल है। मोटिवेशन इज अनरिलायबल, स्ट्रक्चर विन्स। सोचो, अगर कोई इंसान हर बार केवल मोटिवेशन आने पर काम करेगा तो वो बस इंतजार करता रहेगा कि कब उसका मन करे, और जब मन ना करे तो एक्सक्यूजेस रेडी हो जाते हैं। आज थोड़ा थक गया हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा, आज मूड नहीं बन रहा। और इस तरह मोटिवेशन बेस्ड अप्रोच धीरे धीरे उसे वहीं रोक देती है जहां वो था। लेकिन वहीं अगर कोई अपनी लाइफ को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, रूटीन और डिसिप्लिन से मैनेज करता है तो उसके लिए मूड, वेदर या मन का होना जरूरी नहीं रह जाता। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसा डेली पैटर्न जो तुम्हारे गोल के अलाइंड हो। जैसे अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ इंस्पिरेशन की उम्मीद मत करो। उसके लिए एक फिक्स बेड टाइम बनाओ, अलार्म दूर रखो और सुबह उठने के बाद क्या करना है वो सब पहले से डिसाइड करो। स्ट्रक्चर एक ऐसा सिस्टम है जो तुम्हारे लिए काम करता है, चाहे तुम्हारा मूड कुछ भी हो। बुक में ये बहुत साफ बताया गया है कि हैबिट बिल्डिंग ही कंसिस्टेंसी की असली की है। किसी भी बड़ी सक्सेस के पीछे छोटे छोटे हैबिट्स का लंबे समय तक लगातार रिपीटेशन होता है। और हैबिट्स तब बनती हैं जब तुम बार बार एक ही एक्शन को एक ही टाइम पर दोहराते हो। जैसे ब्रशिंग, बचपन में शायद माँ ने रोज टोका होगा, लेकिन अब वो ऑटोमेटिक हो चुका है। अब सोचो, अगर हर मॉर्निंग रूटीन को, हर वर्कआउट को, हर पढ़ाई के सेशन को ऐसा ही ऑटोमेटिक बना दिया जाए तो तब मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो मोटिवेटेड नहीं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। वो जानते हैं कि उनका काम क्या है, कब करना है, कैसे करना है, और वो बस उसे करते रहते हैं, चाहे उस दिन उनका मूड कैसा भी हो। स्ट्रक्चर तुम्हें इस माइंडसेट से निकालता है कि मुझे कुछ फील करना है तभी मैं एक्शन लूंगा, और तुम्हें इस पोजीशन में लाता है जहां तुम कहते हो कि एक्शन पहले, फीलिंग बाद में आएगी। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना भी स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। जब तुम काम शुरू करते हो और बीच में बार बार फोन चेक करते हो, नोटिफिकेशंस ऑन रखते हो या किसी और टास्क की तरफ खिंच जाते हो तो स्ट्रक्चर टूटने लगता है। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे फ्लो को काटते हैं, और जब फ्लो कटता है तो मोमेंटम भी टूट जाता है। इसलिए अगर कंसिस्टेंसी चाहिए तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा जो तुम्हें फोकस्ड रखे। एक अच्छी स्ट्रेटजी है अपने काम के लिए फिक्स टाइम ब्लॉक्स बनाना। जैसे सुबह 7 से 9 जिम टाइम है तो वो सेक्रेड होना चाहिए। उसमें कोई फोन कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ वही टास्क। इसी तरह पढ़ाई, राइटिंग, मेडिटेशन या जो भी तुम्हारा गोल है उसके लिए एक डेडिकेटेड डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस और टाइम स्ट्रक्चर करना जरूरी है। स्ट्रक्चर बोरिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में वही सबसे ज्यादा फ्रीइंग होता है, क्योंकि जब तुम्हारी डेली लाइफ स्ट्रक्चर्ड होती है तो तुम डिसीजन फटीग से बचते हो। तुम्हें हर बार ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आज क्या करना है या कब करना है। तुम्हारा सिस्टम पहले से सेट होता है और तुम बस उसे फॉलो करते हो। जैसे सक्सेसफुल एथलीट्स, सीईओज या आर्टिस्ट्स, उनके पास एक डिफाइंड रूटीन होती है जो उन्हें बार बार डिसीजन लेने से बचाती है और एनर्जी बचाती है। अब अगर किसी को लग रहा हो कि स्ट्रक्चर से तो मेरी क्रिएटिविटी मारी जाएगी, तो ये गलतफहमी है। असल में स्ट्रक्चर ही क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि जब तुम रूटीन से अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर लेते हो तब तुम्हारे पास फ्री मेंटल स्पेस होता है नए आइडियाज के लिए। डिसऑर्गेनाइज्ड लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें इंस्पिरेशन नहीं आता, लेकिन असल में उनका माइंड इतना स्कैटर्ड होता है कि इंस्पिरेशन टिक ही नहीं पाती। स्ट्रक्चर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे से शुरू करना। एकदम से पूरा स्केड्यूल मत बदलो, बस एक हैबिट पकड़ो, जैसे रोज 20 मिनट वॉक करना या हर रात सोने से पहले जर्नलिंग करना, और उसे कंसिस्टेंटली करो। फिर जैसे ही वो हैबिट ऑटोमेटिक होने लगे, दूसरी जोड़ दो। इस तरह एक स्ट्रॉन्ग रूटीन धीरे धीरे बिल्ड होती है। एक और पॉइंट जो बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर बनाने का मतलब रिजिड होना नहीं है, इसका मतलब है फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन। यानी अगर किसी दिन कोई इमरजेंसी आ जाए तो गिल्ट में मत जाओ। स्ट्रक्चर का मतलब कंट्रोल है, ना कि पनिशमेंट। इसलिए स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे, ना कि दबा दे। बहुत बार हम सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। स्ट्रक्चर ही समय को सही बनाता है। जब तुम एक रूटीन के अकॉर्डिंग काम करते हो तो प्रोग्रेस दिखने लगता है, और जब प्रोग्रेस दिखता है तो सेल्फ बिलीफ बढ़ता है, और यही बिलीफ आगे की मोटिवेशन बनता है। मतलब मोटिवेशन का इंतजार मत करो, पहले स्ट्रक्चर बनाओ और मोटिवेशन अपने आप रास्ते में मिलेगी।
सोचो कि अगर तुम हर दिन सुबह उठकर अपने गोल से जुड़ा एक छोटा एक्शन कर लो, तो 30 दिन में तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आएगा। और अगर तुम हर बार सिर्फ इंस्पिरेशन पर डिपेंड करते रहो, तो 30 दिन बाद भी वही सोच, वही हैबिट्स और वही एक्सक्यूजेज होंगे। इसलिए जो लोग सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो मोटिवेशन से ज्यादा सिस्टम और स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। जब तुम आज डिसिप्लिन रखकर स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, तो तुम अपने फ्यूचर को आसान बना रहे हो। तुम खुद को उन रिग्रेट से बचा रहे हो जो बिना स्ट्रक्चर के लाइफ जीने से आती हैं। तो इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मेरा स्ट्रक्चर स्ट्रांग है? क्या मेरे पास ऐसा सिस्टम है जो मुझे एक्शन में लाता है, चाहे मेरा मन करे या ना करे? अगर जवाब ना है, तो मोटिवेशन की चिंता छोड़ो और स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो, क्योंकि कंसिस्टेंट एक्शन ही अल्टीमेट पावर है और उसका आधार है एक सॉलिड स्ट्रक्चर। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली फॉर्मूला है। पेन को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करना। जिंदगी में जब भी दर्द आता है, हम सबसे पहले उससे भागने की कोशिश करते हैं। दिल टूटता है, कुछ हारते हैं, किसी अपने को खो देते हैं या फिर कोई सपना बिखर जाता, और हमारा सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है कि हम उस दर्द को इग्नोर करें, दबा दें या जल्दी से कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लें ताकि महसूस न करना पड़े। लेकिन अगर थोड़ा रुककर सोचा जाए, तो समझ आता है कि हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ उन्हीं पेनफुल एक्सपीरियंसेस से होती है। वही तकलीफें हमें सिखाती हैं कि हम कौन हैं, हमारे अंदर कितना सहने का हौसला है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। ब्रायन कीन ने अपनी बुक में ये बहुत रियल तरीके से बताया है कि कैसे हार्ट ब्रेक्स, करियर फेलियर्स और एथलेटिक सेटबैक्स ने उन्हें अंदर से बदल दिया। उन्होंने वो सब महसूस किया जो कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे हालात में महसूस करता है: दुख, दर्द, कंफ्यूजन और खुद पर डाउट। लेकिन फिर उन्होंने उन एक्सपीरियंसेस को एक अलग नजरिए से देखना सीखा। उन्होंने हर पेन को एक टीचर की तरह एक्सेप्ट किया और यहीं से उनके ग्रोथ की जर्नी शुरू हुई। मान लो कि तुमने किसी को बहुत चाहा, उस पर ट्रस्ट किया, लेकिन आखिर में वो रिश्ता टूट गया। अब ये एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल होता है। पहले तो लगता है कि कुछ भी सही नहीं होगा, सब खत्म हो गया। लेकिन अगर उस टूटे हुए रिश्ते को एक नज़र से देखा जाए, तो उसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे आंसर्स छुपे होते हैं। जैसे, क्या तुमने खुद को उस रिश्ते में खो दिया था? क्या तुमने अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज की थीं? क्या तुमने किसी और से वैलिडेशन लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा बजाय खुद से प्यार करने के? जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे दर्द से सीख मिलती है। पेन हमें मिरर की तरह हमारी रियलिटी दिखाता है। जब चीजें स्मूथ चल रही होती हैं, तब हम खुद को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन जैसे ही कुछ टूटता है, हमारी दुनिया हिलती है, तो हमारे बिलीव्स, हैबिट्स और इमोशन सब सरफेस पर आ जाते हैं। ये अनकंफर्टेबल जरूर होता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट हमें डीपली रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करता है। कई बार करियर में ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम पूरी मेहनत लगाते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिलती, या फिर जॉब छूट जाती है, बिजनेस फेल हो जाता है। ऐसे में ईगो को चोट लगती है, आइडेंटिटी पर सवाल उठते हैं कि क्या मैं सच में कैपेबल हूं? क्या मैं इस फील्ड में सही हूं? लेकिन अगर हम खुद को थोड़ा समय दें और उस फेलियर को ऑनेस्टली एनालाइज करें, तो उसमें हिडन लेसन्स मिलते हैं। शायद वो फील्ड हमारी ट्रू कॉलिंग नहीं थी, शायद हमें कोई नई स्किल सीखनी चाहिए थी, या फिर शायद वो सेटबैक हमें किसी और बेहतर डायरेक्शन की तरफ मुड़ने के लिए था। पेनफुल एक्सपीरियंसेस का सबसे बड़ा गिफ्ट ये होता है कि वो हमें हम्बल बनाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं और सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। ये हमें दूसरों के लिए भी एम्पैथेटिक बनाता है। जब तुम खुद दर्द से गुजरे होते हो, तब तुम दूसरों के दर्द को भी बेहतर समझ पाते हो। तुम्हारा नजरिया जजमेंटल नहीं, समझदारी वाला बनता है। पेन से भागने के बजाय अगर हम उसे फेस करें, उसे फुल्ली फील करें, तो ही हीलिंग शुरू होती है। बहुत से लोग अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस को सप्रेस करते हैं, मतलब उन्हें दबा कर रखते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो दबा हुआ दर्द अंदर ही अंदर उन्हें कमजोर करता है। इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए, रोना, लिखना, बात करना, ये सब जरूरी होता है। जब तुम पेन को महसूस करते हो, तभी तुम उसे रिलीज कर सकते हो। पेन को रिफ्रेम करना एक बहुत पावरफुल टूल है। मतलब ये नहीं कि दर्द अच्छा है, लेकिन ये कि उस दर्द में कुछ वैल्यूएबल छिपा हो सकता है। जैसे अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को बार बार हार का सामना करना पड़े, तो वो डिसाइड कर सकता है कि या तो हार के डर से खेलना बंद कर दे, या फिर हर हार को फीडबैक की तरह लेकर खुद को इंप्रूव करता जाए। ब्रायन केन ने अपने एथलेटिक फेलियर्स को इसी नजरिए से देखा। उन्होंने देखा कि वो कहाँ गलत हो रहे थे, कहाँ उन्हें फिजिकल या मेंटल डिसिप्लिन इंप्रूव करना था, और उसी से उनका ग्रोथ हुआ। जब भी कोई पेनफुल एक्सपीरियंस आता है, तो हमें चॉइस मिलती है, या तो हम विक्टिम बनकर बैठ जाएं या फिर स्टूडेंट बनकर सीखें।
विक्टिम माइंडसेट कहता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे अनफेयरली ट्रीट किया गया। लेकिन स्टूडेंट माइंडसेट कहता है कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, कैसे ये एक्सपीरियंस मुझे बेटर बना सकता है। और यकीन मानो, जब तुम इस शिफ्ट को प्रैक्टिस करते हो तो पेन तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें बना देता है। लाइफ में बहुत बार ऐसा होगा जब चीजें तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलेंगी। रिलेशनशिप्स टूटेंगे, लोग बदलेंगे, जॉब्स छूटेंगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे और ये सब पेनफुल होगा। लेकिन हर बार अगर तुम खुद से ये सवाल पूछो कि इसमें से मैं कौन सी सीख ले सकता हूं जो मुझे एक बेटर वर्जन बना दे, तो तुम हर बार थोड़ा और वाइजर बनते जाओगे, थोड़ा और ग्राउंडेड, थोड़ा और स्ट्रांग। पेनफुल एक्सपीरियंसेस हमें पेशेंस और सरेंडर सिखाते हैं। जब कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, तब तुम्हें खुद को भरोसे के हवाले करना पड़ता है। खुद पर, प्रोसेस पर और उस हायर प्लान पर जो तुम्हें अभी शायद समझ नहीं आ रहा। यही सरेंडर तुम्हें एंजाइटी से दूर ले जाता है और तुम्हें अंदर से शांत बनाता है। ब्रायन कीन ने अपने पर्सनल जर्नी में यही सब महसूस किया। हार्ट ब्रेक ने उन्हें इमोशनल स्ट्रेंथ सिखाई, करियर सेटबैक्स ने उन्हें नए रास्ते दिए और एथलेटिक लॉसेस ने उन्हें डिसिप्लिन का असली मतलब समझाया। उनका मैसेज यही है, अगर तुम अपने दर्द को बस दर्द समझोगे तो वो तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम उसे टीचर मानोगे तो वो तुम्हें वो सब सिखा सकता है जो कोई स्कूल या मेंटर नहीं सिखा सकता। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।